सो हाय 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 हाय, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ज्योग्राफी की खूबसूरती देख लो आज। बॉटनी, जूलॉजी, पेडोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथ्स भी है, दिखाओ ये सब मैथ्स भी है। हिस्ट्री, सोशल, सोशल, ये क्या चीज चल रही ये है? सब क्या? ज्योग्राफी? तो क्या ज्योग्राफी वाले आ गए क्या? हाँ जी, ज्योग्राफी वाले आ गए हैं क्लास के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज सर सर आप ज्योग्राफी वाले सर आ गए आज। आइए सर, आइए आइए सर आइए। सर ज्योग्राफी अब आपका यहाँ से शुरुआत होगी और ये पहला चैप्टर है, इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि ज्योग्राफी से सब कुछ बना हुआ है। सर पर एक चीज बताइए, इतनी सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर, हाँ मतलब मैथमेटिक्स, एस्ट्रो, ये सब क्या है सर? सर बेहतर समझा पाएंगे। हाँ। सर देखिए, अगर मैं एक डिसिप्लिन की बात करूं तो ज्योग्राफी से सारे डिसिप्लिन आपका कनेक्टेड हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे बाकी जियोलॉजी हो। सर ये सारी बातें ना आप बच्चों को बता देना, ठीक है सर, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं। अब पढ़ाओ सर। ठीक है सर, आपके हवाले वतन साथियों। ठीक है सर। तो स्वागत नहीं करोगे पांडे जी का? करते हैं शुरू मेरे स्टाइल में। ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सबके? हाँ जी। और सुनाइए कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि आज मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस क्लास के अंदर, जहां पर आपके लिए शुरू होने जा रही है ज्योग्राफी की क्लासेस। सर फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी बुक से पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन आपके लिए आ गया है। ये सर आपकी हाई डिमांड के ऊपर आपका आया है, और क्योंकि सर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी के लिए कुछ शुरू करा दीजिए, सर बहुत टफ लग रहा है स्कूल में, सर पूरे आपका 9-10 महीने हमने खराब कर दिए हैं, बट वो खराब ना होकर अब कुछ ऐसा करा दो जिससे 95 आ जाएं, 100 मार्क्स आ जाएं। सर कुछ ऐसा कर दो सर जिससे आपका कुछ चमत्कार सा हो जाए, है ना? तो उसी के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये किताब, जिसमें आज आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर, जिसको हम जानते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के नाम से। जी हां, हम बात करेंगे पूरी आपका सिलेबस के बारे में, बट उससे पहले अभी इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव को मैं समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या इंट्रो होने वाला है आपका, कैसे आपका क्या क्या हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी बताऊंगा, क्योंकि सर जाना जाता है हम तो लीकर्स के नाम से, है ना? तो लीकर्स आए हैं तो आपका कुछ लीक तो करके जाएंगे ना, है ना? तो सर स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलिए तो जरा शुरू करते हैं आपका सबसे पहले इस बात से कि सर आपके लिए क्या क्या इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जरा एक बार इंडेक्स को आप देखेंगे, इंडेक्स पे नजर डालेंगे इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो जरा क्या क्या मिलने वाला है, देखो दो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, वो है पहला व्हाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी, एंड दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा दैट इज व्हाट इज ज्योग्राफी, ठीक है? तो अगर मैं आपको यह बता दूं कि व्हाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी एंड व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आपके दो बड़े बड़े पैरामीटर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? उसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको यह समझाऊंगा कि जितने भी आपका ज्योग्राफर आए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एरिस्थेनस को हम समझ सकते हैं, इसके अलावा आपका और भी आपको ज्योग्राफर्स मिलेंगे जिन्होंने इसी फील्ड में काफी सारी स्टडीज की हैं, और उन्हीं स्टडीज को उन्होंने कंटिन्यूएशन में रखकर बहुत सारी चीजों को समझाया है, तो वो हम समझेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के तौर पर, अब डिसिप्लिन क्या है? जैसे डिसिप्लिन जब मैं कहता हूं ना सर, तो ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जो तुम्हारे टीचर तुमसे आपका स्कूल के अंदर कहते हैं कि डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो, डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना? ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो एक पूरा एज एन सब्जेक्ट के तौर पर रखा गया है। जैसे ज्योग्राफी जो है ना सर, वो जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें बोरो की हैं इधर उधर से, ऐसे ही ज्योग्राफी एक जो सब्जेक्ट आपका तैयार हुआ है वो बहुत सारी चीजों को आपका मिक्स कर कर तैयार किया गया है। अब जैसे आप इसमें देखेंगे कि सर इसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड होगी, इसमें बायो ज्योग्राफी भी आपका इंक्लूडेड होगी। अब बायो ज्योग्राफी जैसे मैं कहता हूं तो एग्जांपल के तौर पर नेशनल पार्क, फिर उसके अलावा आपका जो जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सारी चीजें आपका इंक्लूड हो जाती है इसमें, ठीक है? ऐसे ही आपका जो है हाइड्रोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें आपका कैसे ज्योग्राफी के साथ एसोसिएट मिलेंगी वो हम समझेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई देता है दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। अब सर ये फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो जरा आप एक बार बता दीजिएगा, वो भी आपका मैं तुमको डिफाइन कर दूंगा। ऐसे ही जो नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का कंसेप्ट है, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन क्यों कह रहा हूं सर, ह्यूमन की और जो एनवायरमेंट है उसकी दोनों की इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव कनेक्टिविटी,
इंटर ह्यूमन रिलेशन, ये कैसे आपका कनेक्टेड है, उस चीज को कैसे समझेंगे, और उसमें कौन कौन से आपका डिसिप्लिन हमको देखने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा सर फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस आपका कैसे आपका निकल कर आया है वो भी हम समझेंगे। तो ये मोटा मोटा एक पर्सपेक्टिव हो गया। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो मुझे आपको बतानी है, जिसमें ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के बेसिस पर सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपका ब्रांचेस दे रखी हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरी जो है उसको कहते हैं आपका रीजनल अप्रोच। अब ये सर रीजनल क्या है? रीजन मतलब आपका सर कैसे हम डिफाइन करते हैं, किसी भी रीजन की आपका, जैसे वहां की सॉइल कैसी है, वहां पर क्लाइमेट आपका कैसा है, वहां पर डेजर्ट ही क्यों है, वहां पर हिमालयाज ही क्यों है, वहां पर आपका जो है इक्वेटर के आसपास हरे भरे जंगल ही क्यों है, तो ये सारी चीजें हम रीजन बेसिस पढ़ेंगे। फिर इसी में एक ड्यूलिज्म अप्रोच को भी आपका हम लेकर आएंगे, वो ड्यूलिज्म अप्रोच क्या कहता है उसको भी हम देखेंगे। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रांचेस जो सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पर हमने डिवाइड किए हैं उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आप इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी की किताब में जो भी आपके टॉपिक हैं ये सारे लगभग आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि हम 12th क्लास के पर्सपेक्टिव को आपका जब समझेंगे तब देखेंगे। और उसके अलावा सर आपका बायोग्राफी ज्योग्राफी, जो कि बेसिकली एक तरीके से डील करता है आपके नेशनल पार्क्स वगैरह जितने भी आपका टॉपिक्स हैं उनको, कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलता है। रीजनल अप्रोच के बेसिस पर, फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिस पर ये डिफाइन आपका किया गया है। आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा, एक इंडेक्स आपका तैयार हो गया होगा कि हम क्यों और क्या क्या आपका देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जी हां, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को ताकि 11th क्लास में आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है भैया, तो भैया अब सुनिएगा। ज्योग्राफी आपका जो है बेसिकली एक, मतलब आपका मैं ये कह रहा हूं कि इसको ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों है, तो ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों है उसके लिए आपको 2-3 चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए पहली चीज, अगर मैं एज एन ज्योग्राफी को आपका समझा दूं तो सर मैं ये कहूंगा कि जब ब्रह्मांड आपका तैयार हुआ और जब आपका एक गोला है अर्थ का, अर्थ आपका धधकता हुआ गोला है, उससे आपका आग निकल रही है, वो धीरे धीरे कर कर आपका ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद उसमें ह्यूमन लाइफ कैसे आपका पॉसिबल हो पाई, ह्यूमन की आपका लाइफ को कैसे हम अप्रोच लेकर आ पाए, हम आपका ह्यूमंस को कैसे इन्वॉल्व या इवॉल्व होते हुए आपका देखेंगे, वो दोनों चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। अगर ये पूरी एक आपका कहानी समझनी है आपको, तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं ज्योग्राफी को डिफाइन करूं कि ज्योग्राफी है क्या और ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, तो उसके 2 क्वेश्चन आपको निकल कर आएंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर ज्योग्राफी आपका क्यों पढ़नी है, तो सर यहां से आपके पास ना एक क्वेश्चन आपका निकल कर आएगा कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट को आपका पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हाउ डज अ ह्यूमन इवॉल्व। ठीक है सर, एक ह्यूमन की इवॉल्वेशन कैसे आपका निकल कर आई है, ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ है। ठीक है, और अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो आपको इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा प्यार होने लग जाएगा। वो कैसे होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ज्योग्राफी को आप बेसिकली डिफाइन कर देंगे 2 पार्ट में, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है सर, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी जिसको हम आपका कहते हैं स्टडी। अब सर अगर मैं आपसे कह दूं कि यही ज्योग्राफी जो निकलकर आई है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो 2 चीजें आपको समझ में आई कि मैं सर ह्यूमन इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, इसके अलावा एनवायरमेंट आपका जो है बेसिकली जितना भी है हमारे पास उसको हमने कैसे आपका देखना है। इसके अलावा अगर मैं और चीजें आपका समझाऊं आपको, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजिकल कैसे आपका डेवलप्ड हुए, टेक्नोलॉजी वाइज हम आपका कैसे डेवलप्ड होकर आए, और सर जो हमारी प्रिमिटिव से लेकर, ठीक है, एक जो जर्नी है प्रिमिटिव से लेकर, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन से लेकर, और ये जो टेक्नोलॉजी आज हम आपका यूज कर रहे हैं इसमें कैसे आपका हम निकल कर आए हैं, ये पूरी चीज आपका समझने के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। 2 बातें क्लियर हो गई हैं। तो सर ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है वो समझा पाया मैं आपको, और ज्योग्राफी है क्या ये आपका यहां से निकल कर आया। अब
ज्योग्राफी नाम का जो एक पूरा आपका डिसिप्लिन है या ज्योग्राफी नाम का एक जो हवा है, ये आपको किसने दिया या कहां से निकल कर आया, इसके लिए आप जो इंपॉर्टेंट आदमी को जानते हैं वो जानते हैं आपका इनको, इरेस्थेनस। आए आए भैया, आए क्या कह रहे हो भैया? अरे इरेस्थेनस, अरे मैं नहीं बोल पा रहा हूं भैया, दोबारा बोलना। इरेस्थेनस, दोबारा बोलता हूं, इरेस्थेनस। इरेस्थेनस जो हैं ये फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। बोल पा रहे हो? इरेस्थेनस। तो जरा इधर मेरी तरफ देखो, सुनो, इधर सुनो। ये जो अभी तक आपका रील देख रहे थे तुम, फोन रख दो नीचे, और बिल्कुल आपका जैसे बाकी सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो लेट कर सो कर, ये नहीं करना है। भैया आपको कैसे पता लग गया मैं ये कर रहा हूं? मैं भैया उसी एज से आया हूं, वही आपका चीजें कर कर आया हूं, तो मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। भैया वो ना आपका श्रुति का मैसेज आ गया था भैया। अरे भैया श्रुति आपका कहीं नहीं जाएगी, यहाँ देखो, यहाँ हो, ठीक है। हाँ, तो वो इरेस्थेनस जो है, इरेस्थेनस कौन है? इरेस्थेनस है आपका फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अब इन्होंने आपका पहली बार ज्योग्राफी को समझाया कि ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट के तौर पर आपका इवॉल्व होगा, और इसी आपका इवॉल्वेशन में दो बातें इन्होंने बोली। पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि सर जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ आपकी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है। अब तुम कहोगे कि सर ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये यूनिफॉर्म नहीं है? तो उस बात के लिए तुमको इस मैप को या इस ग्लोब को आपका देखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इस ग्लोब को। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये यहां पर आपका तुमको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं तुमको कि यहां पर ठंडा है, यहां पर गर्म है, यहां पर ठंडा क्यों है, वो नहीं। अगर तुम आपका अर्थ को ही देख लोगे, अर्थ ये पूरी आपका देखते हो, तो इसका तो पहली बात तो शेप ही आपका बिल्कुल अलग है। अब ये सर शेप कैसा है, तो मैंने पूछा भैया शेप कैसा है, तो वो एक का आंसर आया भैया फुटबॉल है। बहुत मारेंगे तुमको फुटबॉल बताओगे तो। एक का आंसर आया सर वो ना मौसमी, अरे नहीं, जूस पिला दो मौसमी का, ये लिख के आई हो बेटा पेपर में, तुम मौसमी जूस पिला दो मौसमी का। अरे भैया मौसमी नहीं है ये, ठीक है। हाँ, इसको जैसे आपका अर्थ प्रॉपर हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास प्रॉपर अर्थ आपका चेंज है, इसी अर्थ को आपका अगर आप देखते हैं तो इसको प्रॉपर एक नाम दिया गया है, क्योंकि माता है, माँ के नाम से जाना गया है, और हम माँ के नाम से जानते हैं, तो हमने अर्थ को जो आपका शेप दिया है, इसका नाम रखा गया है जियोइड। क्या नाम रखा गया है? जियोइड, GEOID। तो जियोइड शेप आपका बेसिकली अर्थ को दिया गया है, और अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। यहां से आपका अलग है, यहां से आपका अलग है, कहीं पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, कहीं पर भरा जंगल है, कहीं पर आपका डेजर्ट है, कहीं पर आपका पहाड़ है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही ज्यादा आपका कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है नेचर के अंदर। तो हमको आपका क्या समझ में आया? हमको आपका ये समझ में आया कि पहली चीज तो कि अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड शेप का है। दूसरा, सबसे पहली बार आपका नाम किसने दिया? इरेस्थेनस ने। तीसरा, इसका जो सरफेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तीन बातें समझ में आई। इसके अलावा फिजिकल फीचर्स जो हैं वो भी आपका अलग अलग हैं। कहीं पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपका हिल्स देखने को मिलेंगी, कहीं पर वैलीज देखने को मिलेंगी, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यू है। वो अलग अलग पार्ट से आपका डिफाइन किया गया है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अब जो आपका एक सोशल और कल्चर फीचर्स आपका इवॉल्व होकर आएंगे, वो हम आपका देखेंगे कि कैसे निकल कर आ रहे हैं। किसी जगह आपका जो है बेसिकली कैसे प्रिमिटिव से हम कैसे आपका गए ह्यूमन ने अपने आपका नेचर के लिए कैसे चीजों को इवॉल्व किया। कहीं पर विलेजेस आपका डेवलप्ड हो गए, कहीं पर सिटीज आ गई, कहीं पर रोड्स बना दिए, कहीं पर हाईवेज बना दिए, एयरपोर्ट चला दिया, श्यू श्यू श्यू, और आपका जो है भाई साहब सब चला दिया है। वो आपका जो है फिर वो हवाई जहाज भी चला दिया, रॉकेट लॉन्च कर दूंगा आपका जो है सब चला दिया। तो ये सारी चीजें आपका पता करने के लिए हम आपका ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। तो इसी बात पर इरेस्थेनस ने बोला कि मैंने तो एक छोटी सी चिंगारी जलाई थी, पर देख रहे हो तुम जलवा है हमारा यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो भैया इनके पास भी आपका एक दोस्त है, महिला मित्र है। इरेस्थेनस चाचा की महिला मित्र को आप जानते हैं, और इरेस्थेनस चाचा की महिला मित्र आपका ये है। भैया आपने देखी है क्या? तुमने देखी है? नहीं देखी ना? तो मान लो यही है। हाँ मान लो, क्या जा रहा है आपका जो, ठीक है भैया। मुन्ना भैया आ जाएंगे आपके पास, आ जाएंगे तब की तब देखेंगे। अभी सुनो, वाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी। अब ये दूसरा क्वेश्चन। तो भैया क्योंकि ये जो आपका ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इस ज्योग्राफी का डायरेक्ट संबंध हमारी लाइफ को इंपैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर अभी ना आपका बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आ गया, समझ रहे हो मेरी बात? बे ऑफ बंगाल के अंदर एक साइक्लोन आ गया।
साइक्लोन कोई भी हो सकता है, साइक्लोन के अलग अलग नाम आ जाते हैं, ठीक है। या 2004 में आपका सर क्या आ गई, 2004 में आपका सर सुनामी आ गई, ठीक है। या सर अगर मैं ये कह दूं कि सर एक अर्थक्वेक आ गया जिसने हमें आपका जो है बहुत ज्यादा हैम्पर कर दिया और बहुत सारी आपका इसकी वजह से जानें चली गई। या सर उत्तराखंड की आपका टनल में बहुत सारे आपका मजदूर फंस गए, उन मजदूरों को आपका निकालने के लिए ये हमारे पास आपका चीजें हुई और यहां से हम परेशान हुए। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ना आपकी, ये जितनी भी एक्टिविटी आपको देखी है, ये क्या हमारी लाइफ को इंपैक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है भैया। इससे हो क्या रहा है, हमको आपका जो है बेसिकली दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आज सड़क आपका नहीं है किसी गांव के अंदर तो वहां पर परेशानी है, किसी जगह पर आपका जो है इंसान जा रहा है, कनेक्टिविटी आपका इशू है तो वो एक इशू है। कहीं पर किसी की आपका जान चली जाती है क्योंकि वहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है हॉस्पिटल के साथ, वो एक इशू है। ये आपका अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उसके आपका लाइफ हैम्पर होती है, वो एक इशू है। सुनामी आ गई, सुनामी ने आपका बहुत सारी तबाही मचाई, वो एक इशू है। जान और माल दोनों का आपका नुकसान हुआ, वो इशू है। तो एक्चुअली में ये जो आपका हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इंपैक्ट कर रही हैं। और अगर ये हमारी लाइफ को इंपैक्ट कर रही हैं तो भैया मुझे हर उस क्वेश्चन का जवाब चाहिए जो कि मेरी जिंदगी में हो रहा है। कैसे? जैसे मेरी एक दोस्त है, ठीक है, पीहू, ठीक है, मेरी एक दोस्त है पीहू, ठीक है। अब ये पीहू कौन है, इस बात का आपका कोई जवाब कोई नहीं मांगेगा, क्या है क्या नहीं, करेक्टर है, ठीक है भैया। पीहू आपका क्या कहती हैं, पीहू मुझसे कहती हैं कि भाई, पीहू आपका मुझसे कहती हैं कि शाम को आपका मुझसे बात कर लिया करो। वो तो आपका कहती नहीं, मैं ही कहता हूं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम आज आपका क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में आपका जो है आज चेंजेस क्यों आए, क्या क्या किया तुमने मुझसे ऑफिस में। तो उसको हर वो बात जाननी है जो मेरी लाइफ से आपका क्या है, कनेक्टेड है। उसको हर वो बात जाननी है जो मेरी लाइफ से आपका कनेक्टेड है। तो अगर वो जान सकती है तो सर ये तो मेरी लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, तो मैं इन चीजों को आपका क्यों नहीं जानूंगा। तो ये हमारी आपका कैरेक्टर रहेंगी आज की क्लास की। पीहू हमारी मेन आपका कैरेक्टर है क्लास की, ठीक है सर। अब पीहू अगर हमारी मेन कैरेक्टर है तो इस बात को आपका समझ में आया। दूसरी बात सुनिएगा, अगर हम आपका जो है बाकी चीजें हैं, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पीहू के ऊपर डिपेंड करता हूं कि पीहू आपका क्या कह रही है। पीहू आपका कह रही है कि सर अगर आप मैं फ्री होंगी तब आपका हम बात करेंगे। पीहू का आपका कहना है कि सर जब आपका वो फ्री होंगी तभी आपका उनसे बातचीत की जा सकती है। या फिर पीहू का कहना है कि जब उनकी आपका चीजें सही होंगी तब वो आपका कनेक्टिविटी करेंगी। तो ये जब पीहू के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं तो भैया जब ज्योग्राफी आपका निकल कर आएगा तो ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी में तो हमारा, क्योंकि पीहू से आपका हमको मिलता है ना सब कुछ। कैसे भाई, पीहू आपका जो है हमारे साथ आपका कनेक्टेड रहती है। पीहू आपका जो है भैया अगर अच्छी है उनका मूड है तो हमारा मूड अच्छा रहता है। तो जब ये आपका कनेक्टेड है तो फिर हमको तो आपका ज्योग्राफी ने बहुत कुछ दिया है, अर्थ माता हमारी बहुत कुछ दे रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको क्या क्या मिल रहा है, अगर मैं आपका बात करूं तो हमारे पास तो आपका सर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जैसे सर क्या क्या मिल रहा है आपको, जैसे सर अगर मैं आपका एग्रीकल्चर की बात करूं तो मुझे एग्रीकल्चर आपका यहीं से डेवलप्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर सर मैं आपका बेसिकली ओशियंस की बात करूं तो लोगों की बहुत सारे की लाइफ आपका ओशियंस के ऊपर डिपेंड रहती है। फिर सर मैं इसके बाद अगर और आगे बढ़ूंगा तो और आगे बढ़ने के बाद मेरा क्लाइमेट में आपका जो बेसिकली मैं हवा चेक कर पा रहा हूं वो कैसा है, उसके लिए आपका सर मैं यहीं से कनेक्टिविटी करूंगा। तो ये जो सारी चीजें मिल रही हैं, इसके अलावा सर आपका जो मुझे खाने को मिल रहा है वो भी मेरी अर्थ से आपका मिल रहा है। तो सर ये सारी चीजें जो आपका निकल कर आ रही हैं, ये सारी चीजें जवाब किस चीज का है कि जो रिसोर्सेज मुझे दिए हैं, जो पेड़ मिल रहे हैं, जो पत्ते मिल रहे हैं, जो आपका भैया आपका सेब मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपका मुझे मिल रही हैं, तो मैं क्यों ना पढूं ज्योग्राफी। ठीक है। तीसरी चीज, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है वहां का। क्रॉपिंग पैटर्न के एग्जांपल पे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अब मैं आपको बताऊं, जैसे भाई अगर आप बिहार वाले रीजन देखेंगे, बिहार और झारखंड वाला रीजन देखेंगे तो यहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, पानी अच्छा है। अगर पानी अच्छा है तो यहां पर आपका चावल उगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर चावल उग सकते हैं। अगर कहीं पर आपका बेसिकली लावा निकल कर आ रहा है अर्थ के स्टार्टिंग में, तो लावा निकल कर आया, अब लावा निकल कर आया तो लावा के निकलने से धीरे धीरे वहां की मिट्टी आपका क्या हुई, फिर वो ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो वहां की आपका जो बेसिकली सॉइल है वो कैसी सॉइल हो गई, वो ब्लैक सॉइल हो गई। अब ये ब्लैक सॉइल हो गई तो इससे क्या हुआ, ब्लैक सॉइल के आने से वहां पर आपका जो है बेसिकली कैसे ब्लैक सॉइल आपका फेवरेबल होगी कॉटन के लिए, कॉटन को आपका सपोर्ट करेगी। ये सारी चीजें आपका देखने को मिलती हैं हमको, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें तुमको देखने को मिली तो क्रॉपिंग पैटर्न समझ में आ गया, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, लैंड कैसा है, वहां के रिसोर्सेस कैसे हैं, और जो विजुअल सेंसेशन है वो सारी चीजें आपका समझ में आई।
तो भैया ये सारी चीजें देखकर, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एनिमल रिसोर्स आपको मिल रहे हैं, या फिर क्रूड ऑयल आपको जो मिलता है अर्थ के अंदर से, या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें अगर आपको कैसे बन रही हैं, मिनरल्स कैसे आए हैं, वाटर रिसोर्स कैसे है, लैंड रिसोर्स कैसे हैं, इन सारी चीजों को आपका जो है देखने के लिए तुमको आपका ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है ना। तो भैया एक सवाल आया, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जवाब दो हमको। सब सही है, इधर से आलू डालो, इधर से सोना बाहर निकाल दो, ठीक है। हाँ, तो इन सब के आंसर कौन देगा? अपने को क्या मालूम मामू, अपन तो आपका जो कर रहे हैं वो सब सही है, ठीक है। तो अपने को क्या मालूम वो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। मैं हूं तुम्हारे पास, तो आपका तुम्हारे लिए ये काम मैं करके दूंगा। तो जब देखो जरा ध्यान से, अब जरा आपका जो है यहां से जैसे तुम आपका निकल कर गए, ठीक है, तुम यहां से जब आपका निकल कर आए तो ज्योग्राफी के आपका और वेरिएशंस तुमको समझ में आएंगे। जैसे हमको आपका जो है बेसिकली रिलेशनशिप कैसी है, फिर फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे, जैसे अगर कहीं पर एग्जांपल के तौर पर कहीं पर आपका जंगल बहुत है, तो जंगल के बेसिस पर उनका कल्चर क्या होगा कि वो वहां पर आपका एक देवी होंगी, उन कल्चर के बेसिस पर आपका उन देवी की पूजा करने शुरू करेंगे। जैसे कहीं पर आपका बेसिकली क्या आ गया, कोई आपका बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, अब उस फ्लड को क्यों, जैसे मैं तुम्हें आपका एग्जांपल देता हूं, 2013 में जब केदारनाथ की आपका बाढ़ आई, तो उस समय हमें ये बताया गया कि उसके साइकोलॉजिकल फैक्ट के पीछे धारा देवी की जो मंदिर है, धारा देवी माता है वहां पर, जब केदारनाथ जाते हो आप, तो उनको शिफ्ट करने के लिए क्या किया गया, जब वो उनको शिफ्ट कर रहे थे तो उसी वजह से वो प्रलय आई, उसका प्रकोप था वो, कि माता आपका चाहती नहीं है कि भैया, माता आपका वहीं रहना चाहती है। तो ये हमारा विश्वास है, और जब हम विश्वास लेकर आपका मानते हैं उस चीज को, तो ऐसे ही जैसे जैसे वहां पर फिजिकली आपका चीजें होंगी, तो लोग उसी तरीके से आपका अपने कल्चर को डेवलप करेंगे। वहां के लोग कल्चरली आपका किस चीज को मानेंगे, गांव में आपका किसी चीज को आपका खत्म करना है तो वो कैसे कल्चरली आपका बढ़ेगा। या फिर जैसे हम जाते हैं कि भाई मथुरा चले गए, वहां पर कैसे आपका जो है भगवान श्री कृष्ण आए, वहां पर कैसे सखियों के साथ आपका रहे वो, कैसे राधा जी के साथ आपका रहे वो, माता के साथ, तो वो कल्चर आपका कैसे डेवलप्ड हुआ है, वो हमारे फिजिकल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है। ऐसे ही सर आपका जो हमारी चीजें होंगी, अब वो क्या करेंगी, फिजिकल एनवायरनमेंट को देखकर वहां के लोग उसी तरीके की स्किल्स में आपका डेवलप्ड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप हिमाचल जाते हैं, तो वहां के लोगों का आपका पास क्या है, स्किल क्या है, वो सर टूरिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उसी की चीजें जैसे जो जो टूरिज्म में रिक्वायर्ड लगेंगी, वो सारी स्किल वो सीखेंगे। जैसे पैराग्लाइडिंग सीखेंगे, इसके अलावा ट्रैकिंग सीखेंगे, तो वहां के लोग आपका उसी चीजों को क्या करेंगे, डेवलप करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। डेफिनेशन में मैंने आपको कैसे समझाया कि सर एक तरफ आपका मैंने आपको बताया जियो, और एक तरफ मैंने आपको बताया सर क्या, ग्राफी। तो ये जो जियो है और ये जो ग्राफी है, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ को हमने आपका ज्योग्राफी का नाम दे दिया। और जो फिनोमिना है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा आपका बेसिकली डिसिमिलर है, मतलब वो कभी भी आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे, दो चीजें। इसके अलावा सर ज्योग्राफी जो परसीव किया गया है, वो ऐसा डिफाइन किया है ज्योग्राफर्स ने ओवर द टाइम कि सर ज्योग्राफी आपका डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस, बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन विद अदर फैक्टर्स। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो अर्थ के अंदर से आपका कंपन हुआ, या फिर आपका बेसिकली कहीं पर एकदम से शेकिंग हुई अर्थ की, तो उस शेकिंग की वजह से क्या क्या फिनोमिना है, मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ूंगा कि शेकिंग क्यों हुई है, मैं ये पढ़ूंगा कि इसके डायरेक्ट सोर्सेस कौन से हैं, इसके इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन से हैं, ये जो अर्थ में आपका शेकिंग हुई है उसके क्या क्या रीजन रहे होंगे। तो जो भी फिनोमिना अर्थ की शेकिंग से इवॉल्व होगा या जो उससे एसोसिएट होगा, मैं उस सब के बारे में आपका पढ़ूंगा। तो यही आपका हमें बताया जाता है एज एन ज्योग्राफर के तौर पर। दूसरी बात, अभी वर्क ऑफ ज्योग्राफर के तौर पर अपन चलेंगे, तो वर्क ऑफ ज्योग्राफर आपका जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये बहुत ही डायनेमिक है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ज्योग्राफर हैं हमारे पास, ये ज्योग्राफर्स आपका क्या करते हैं, ये ज्योग्राफर्स आपका हमको काफी सारी चीजों में आपका हमको डिफाइन करते हैं और काफी सारी चीजों में हमारी मदद करते हैं। तो ये फिनोमिना हमको देकर जाते हैं कि जैसे आपका क्या क्या लिखा हुआ है फ्यूचर्स के अंदर, जितने भी आपका जो बेसिकली इन्होंने एसोसिएशन दिए हैं, ये बहुत फिजिकली ह्यूमन एंड आर स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। तो डायनेमिक के मतलब आपका क्या है, डायनेमिक का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा आपका बेसिकली डायनेमिज्म को फॉलो करते हैं और एक ही चीज से एसोसिएट ये नहीं है, ठीक है सर।
उसके बाद अब जैसे मैं अगर वर्क ऑफ ज्योग्राफर को आपका समझाना शुरू करूं तो इन्होंने कैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझाया, जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डिफरेंस समझाऊं दो चीजों में, एक है प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और एक है आपके पास प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी। दोनों में कैसे आपका डिफरेंस होता है ये कहां से समझेंगे, जो वर्क ऑफ ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं तो प्रिमिटिव जो सोसाइटी हुआ करती थी, ये प्रिमिटिव सोसाइटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती थी उस चीज के ऊपर जो कि उनके बिल्कुल नियर में है या उनसे बिल्कुल आपका सामने है। क्यों? जैसे अगर तुम अपने दादाजी को आपका देखोगे तो दादाजी की आपका इच्छा हमेशा ये होती है कि मेरा जो पोता है वो मेरे आसपास रहे, घर के पास ही उसकी नौकरी लग जाए, उसी स्टेट में आपका उसकी नौकरी लग जाए। यही तुम्हारे मम्मी पापा भी चाहते हैं। अब अगर ये सारी चीजें आपका पॉसिबिलिटी हैं तो जो उस समय के लोग होते थे वो भी आपका क्या चाहते थे कि जो हमारे बिल्कुल पास में है, जो पेड़ पौधे हमें यहां से मिल रहे हैं, जो फल फ्रूट हमको यहां से मिलेंगे, जो लैंड आपका हमें यहां से मिल रही है, हम उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहे। वो एक्सप्लोरर नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते थे कि टेक्नोलॉजी बना दो, क्या पता कुछ और भी मिल जाए उस चीज से। बट जो आज की जनरेशन है, वो आज की जनरेशन क्या चाहती है, वो कभी नहीं चाहती कि मैं आपका एक ही जगह टिका रहूं। एक्सप्लोर करना है, इंस्टाग्राम रील भी बनानी है, 30 सेकंड में आपका हिमाचल दिखा देना है, 30 सेकंड में आपका पूरी ज्योग्राफी समझा देनी है, नेशनल पार्क समझा देने हैं, सब समझा देना, मतलब वो आपका चल ही रहा है, ट्रेंड है ना। तो भाई अगर ये चीजें हैं तो उसके हिसाब से हमको आज की सोसाइटी में अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपका डायनेमिक हो गई है। डायनेमिक मतलब कि हम आपका नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी से हम कैसे डेवलप करेंगे कि भाई हमको कैसे एक्सपेंड करने हैं, अपने होराइजन्स आपका बढ़ाने हैं, एक ही स्टेट में रहकर नौकरी नहीं करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, इंडिया में हर जगह आपका लोगों को टच करना है। मुझे अगर यूट्यूब पे पढ़ाना है तो मुझे हर बच्चे तक आपका नॉलेज पहुंचानी है, ना कि मैं सिर्फ ऑफलाइन आपका पढ़ाकर 4 बच्चों तक कनेक्ट रहना चाहता हूं। तो ये क्या है, ये होराइजन है। ये मतलब आपका होराइजन है कि अगर सर मेरे पास स्किल है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो मेरी आपका जो है बेसिकली रेंज बड़ी होनी चाहिए। या फिर आपका कोई भी टीचर जो आपका इस चीज से एसोसिएट करता हो, तो ये सारी चीजें आपका क्या है, ये सारी चीजें आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही जब हम आपका बात करते हैं तो इसमें जो प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रादर देन प्रिमिटिव की। अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव आपका बेसिकली क्या है, एक इम्प्रिंट है जो कि हम डायरेक्टली एसोसिएट कैसे कर पा रहे हैं, आपका डायरेक्टली आप ये कह दो कि एनवायरनमेंट में जो भी चीजें आपका मिलेंगी उनके साथ एसोसिएटेड है। अब मैं आपका यहां पर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन के ऊपर आपका बात करता हूं। तो एक बात बताओ मुझे, क्या अभी तक जो तुम्हारा जोश मीटर है वो कैसा है, जल्दी मुझे लिख के बताओ। आपका क्या अभी तक आपका जोश मीटर 100% चल रहा है, बढ़िया चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, जोश मीटर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो एक बार जहां पर भी आपका अभी वीडियो देख रहे हैं मुझे सब बताएंगे, हाउ इज द जोश एवरीवन, ठीक है, बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो सर अभी लिख देना जहां पर भी आपका ये टाइम फ्रेम है, 100% है, 98% है, 200% है, जितना भी हो वो लिख के दीजिएगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, नोट कर लिया। जो भी आपका बातें बता रहा हूं उसको पेन और कॉपी लेकर बैठना और उसको लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है, तभी आपका चीजें थोड़ी सी अच्छी क्लियर होती जाएंगी। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, कंसेप्ट ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का क्या मतलब हुआ? ये जो नेचुरलाइज्ड ह्यूमन है ये कैसे आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बहुत सारी चीजों के साथ एसोसिएट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फिर से एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल का यहां पर आप जो समझ सकते हैं वो ये है कि सर जैसे पहले के जमाने में जो आपके नियर बाय टीचर होते थे, आप सिर्फ उन्हीं को आपका जान पाते थे। आज के समय पर अगर आप बेसिकली किसी टीचर को जानते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप दिगराज सर को जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप प्रशांत भैया को जानते हैं, आप शोभित भैया को जानते हैं, तो ये इतने सारे लोग आपका कैसे कनेक्ट हो पाए? उसका रीजन है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग की लाइफ से आपका क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। अगर ये कनेक्ट हुआ तो उससे क्या होगा? उससे हम जो धीरे धीरे कर अपनी डे टू डे लाइफ में आपका चीजें कनेक्ट कर रहे हैं वो हर जगह हमको मिल रही हैं, और इसी से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा इस साल बहुत सारे आपका कोलैबोरेशन हुए। कोलैबोरेशन जैसे मिस्टर बीस्ट
का कनेक्शन हुआ आपका रोनाल्डो के साथ, अभी आपका हमने पॉडकास्ट देखा, ऐसे ही आपका जो है बेसिकली कोलैबोरेशन हुए। जैसे अभी आपका जो है कैरी मिनाटी ने आपका एक वीडियो बनाया था, तो कैरी मिनाटी की जो वीडियो है उसमें सारे लोग आ गए, उसमें आपका जो है रणबीर अलाहाबादिया साहब भी आ गए, है ना, टीआरएस शो, इसके बाद आपका जो है बाकी सारे लोग भी आ गए। तो ये कोलैबोरेशन है। तो जैसे इनके कोलैबोरेशन होते हैं, ऐसे ही ज्योग्राफी का भी आपका एक कोलैबोरेशन है। वो किसके साथ कोलैबोरेट करती है? वो ह्यूमन के साथ कोलैबोरेट करती है, क्योंकि वो आपको देना चाहती है कुछ ना कुछ, वो आपको देकर आपको ये समझाना चाहती है कि वो आप ही के लिए है। आई इतनी बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब ये ह्यूमनाइज नेचर कैसे आपका कनेक्ट होगा, उस चीज को हम समझेंगे। तो उसके लिए मेरे पास 3 क्वेश्चन आपका निकल कर आएंगे। कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे? 3। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सर कैसे आपका पैटर्न बन रहे हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसे मैं आपका ये कह देता हूं कि भैया ये आपका एक फिजिकल ज्योग्राफी की आपका हम बात करते हैं, ठीक है। अब इस फिजिकल ज्योग्राफी के साथ क्या क्या कनेक्टिविटी हो सकती है? जैसे इसमें हम आपका क्लाइमेट के बारे में भी आपका समझ सकते हैं, इसमें हम आपका ओशियनोग्राफी के बारे में भी समझ सकते हैं। ओशियनोग्राफी जब मैं कहता हूं तो ओशियनोग्राफी का मतलब होता है कि हम ओशियंस की स्टडी को आपका जानना चाहते हैं। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं जब हम क्लाइमेट की आपका स्टडी को करते हैं। ऐसे ही जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब आपका जो है बेसिकली बात करता है कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? ये एसोसिएशन है, मतलब एक आपका फिजिकल फीचर के साथ कितनी सारी चीजें एसोसिएट हैं, वो बात आपका कहां से निकल कर आती है? वो निकल कर आएगी यहां से, पहले क्वेश्चन में से, कि सर हमारे पैटर्न ऐसे क्यों हैं। अब अर्थ आपका, अर्थ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है कि अर्थ मतलब क्लाइमेट के अंदर हमको नाइट्रोजन आपका ज्यादा देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, आर्गन देखने को मिल रही है, ये गैसेस के कंपोजिशन से ही क्यों बना। ओशियंस के अंदर हमको आपका कोरल रीफ देखने को मिलते हैं, ये पैटर्न हमको क्यों समझ में आया। जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ के अंदर से कॉन्टिन्यूसली आपका टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, या फिर आपका जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो लावा निकल रहा है कॉन्टिन्यूसली, या फिर आपका मैग्मा अंदर ही अंदर आपका क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर आपका जो है चलता जा रहा है। तो ये जो पैटर्न आप समझ रहे हो, इस पैटर्न को आपका समझने के लिए, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पहला क्वेश्चन आपका निकाला कि व्हाई दिस पैटर्न आर लाइक दिस। दूसरा क्वेश्चन आर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मध्य प्रदेश में आपका भैया ऐसा क्यों होता है कि यहां पर आपका कोयला देखने को मिल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका सबसे ज्यादा बड़ी बेल्ट क्यों है कोयले की, यहां पर आपका जो है बेसिकली लाइम, या फिर आपका अगर मैं आपको बात करूं आयरन, या फिर मैं बात करूं आपके रिसोर्सेज, तो ये क्यों आपका इन्हीं स्टेट में मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसी स्टेट क्यों है कि यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। या फिर मैं अगर बात करूं कॉफी के प्रोडक्शन की, तो कॉफी के प्रोडक्शन के लिए वाई कर्नाटका इज फेमस, वाई केरला इज फेमस, वाई तमिलनाडु इज फेमस। अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय के लिए वाई दार्जिलिंग इज फेमस, वाई असम इज फेमस। क्यों आपका ये वाई है? तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यहां पर ही क्यों है। पहला हमने क्या डिफाइन किया कि उसके पैटर्न कैसे हैं, वो कल्चरली आपका कैसे कनेक्टेड है। दूसरा क्या डिफाइन किया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हम ये बात करते हैं कि उनके एक्सप्लेनेशन को आप समझाओ कि उनका रिलेशन कैसे है, किस चीज के बीच में जो प्रोसेस हो रहे हैं और जो फिनोमिना है, उन दोनों के आपका रिलेशन को आप समझाइए। तो ये 3 क्वेश्चन समझ में आए। तो मैं इन 3 क्वेश्चनों को ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हाट, व्हाई एंड वेयर, ठीक है। अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो मेरी आपका एक बात क्लियर हो जाती है, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। अगर मैं इन 3 क्वेश्चन के आपका आंसर दे देता हूं आपको, तो मतलब ये चैप्टर आपका संपूर्ण हो जाएगा। तो व्हाट, व्हाई एंड वेयर, ये 3 चीजें समझ में आई। अब अगर ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन समझते हैं, दोबारा समझाता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट के तौर पर, डिसिप्लिन छोड़ दो, डिसिप्लिन तुमको आपका नहीं समझ में आ रहा तो तुम सब्जेक्ट आपका समझो, है ना। तो ये सब्जेक्ट जो एक आपका इवॉल्व हो रहा है, उसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो एक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी चीजों को आपका कनेक्ट करता है, बट वो सोशल साइंस से एसोसिएटेड है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सोशल साइंस में ही आपका हम उन चीजों को देखेंगे। हम अगर मान लो कोई आपका बंदा है जो मेट्रोलॉजिस्ट है, ठीक है,
तो भाई उसको क्या पढ़िए, आपका मेट्रोलॉजी है, वो तो आपका मेट्रोलॉजिस्ट वेदर के फिनोमिना को आपका बताएगा, बट ये भी ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है। कोई बंदा है जो बेसिकली ओशन की स्टडी करता है, या फिर आपका जैसे पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी मतलब आपका सॉइल की स्टडी को कहते हैं, तो वो भी एसोसिएटेड आपका किससे है, सॉइल से। तो भाई जो वेदर के फिनोमिना आपका चल रहे हैं, या साइंस की आपका चीजें हैं, या सोशली आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे लिंक्ड हैं किससे, ज्योग्राफी से। इसके अलावा जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज आपका आ रही है कि कैसे मैं आपका साइंस के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, कैसे आपका पी वेव्स हैं, कैसे आपका जो है एस वेव्स हैं, कैसे साइंस आपका इसमें आ रही है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम करेगी, कैसे इसके अंदर आपका जो है बेसिकली वीक फोर्सेस लग रही हैं, कहां से आपका जो है बेसिकली कोई और फोर्स आपका जनरेट हो रही है, तो कहां पर वर्क लग रहा है, कहां पर आपका काम ज्यादा लगेगा, ये सारी चीजें जो साइंस हैं, इस साइंस से एसोसिएट होकर ज्योग्राफी आपका कनेक्टेड हो रही है। इसके अलावा अगर मैं और आगे बढ़ूं तो ये फिनोमिना आपका हमको ये भी समझाता है कि ज्योग्राफी अकेला नहीं है, ज्योग्राफी एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें उससे एसोसिएट हो सकती हैं, वो बहुत सारी चीजों से भले ही एसोसिएट ना हो। तो ज्योग्राफी एज एन आपका बेसिकली कंसेप्ट को अगर पढ़ेंगे तो इट इज कंप्लीट अ होलिस्टिक कंसेप्ट। क्लियर है इतनी बात, आई बात समझ में, लिख लिया, देख रहे हो यहां तक सब बने हुए हैं। और जो लोग आपका ऐसे पीछे हाथ रखकर बैठे हैं कि भाई साहब बिल्कुल आपका सही चल रहा है, तो ये बात आपकी गलत है बेटा, इधर देखो, इधर देखना पड़ेगा तभी आपका समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहां से आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन लिख के देगा तुमको, क्वेश्चन में आपका पेपर में आएगी, आपकी जो मैम लिख के देंगी या सर लिख के देंगे कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चन कंसर्न्ड विद द ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, पेपर लीक कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद अब जो हमको आपका समझ में आया वो आया कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के तौर पर आप समझाओ। चलो अब एक एक कर आपका समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, आई बड़ा क्यों नहीं हुआ देखो भैया, देखो इधर देखो, बड़ा होगा ये, अभी बड़ा करेंगे, अब हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, बड़ा काहे नहीं हो रहा है भैया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है तुमने, तुम यहां देखो, तुम कर पाओगे। देखो अब देखो, अब ये हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रा मतलब आपका किस चीज से रिलेटेड होता है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। हाइड्रा शब्द जब भी आता है तो क्या मतलब आता है, वाटर। तो कैसे हाइड्रोलॉजी आपका एसोसिएटेड है ज्योग्राफी के साथ, और यहीं पर आपका ओशियनोग्राफी आएगा। ओशियनोग्राफी मतलब ओशियन की स्टडी, ठीक है। हाइड्रोलॉजी और ओशियनोग्राफी ये आपका एक कंसेप्ट आ गया। ऐसे ही पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मतलब आपका सॉइल की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम सॉइल को आपका समझेंगे तो आपका क्या समझेंगे कि सॉइल की स्टडी को हम कैसे देख रहे हैं। ऐसे ही जब हम बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं तो हम कैसे फाइटोजोग्राफी देखते हैं, मतलब आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह आएंगे, या फिर हम आपका जो बेसिकली इसमें देखेंगे फोटोसिंथेसिस की आपका चीजें कैसे हो रही हैं वो। फिर जियोलॉजी, इसमें आपका कैसे ये जियोलॉजी से एसोसिएटेड है वो भी आपको पढ़ना है। इकोलॉजी, इकोलॉजी या एनवायरमेंट ये कैसे आपका एसोसिएटेड है, बायोडाइवर्सिटी कैसे आपके साथ एसोसिएटेड है वो। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, ये दोनों कैसे ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, ये भी आपके पास एक डिसिप्लिन है। फिर ऐसे ही कल्चरल ज्योग्राफी, अगर आपको कल्चर समझ में आ रहा है तो यहीं से आपके पास एक और टर्म आएगा एंथ्रोपोलॉजी। जो बच्चे आपका ऐसा मानते हैं कि हमको आपका बड़े होकर आईएएस आईपीएस बनना है, तो बेटा ये आईएएस आईपीएस के पेपर में यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है पूरा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल थॉट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर इरेस्थेनेस चाचा ने हमको बताया कि ज्योग्राफी नाम की एक चीज है, तो ऐसे ही बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनकी फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं तो हम बताते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में। ऐसे ही सोशियोलॉजी होता है, सोशल आपका ज्योग्राफी, कैसे आपका समाज डेवलप्ड हो रहा है, कहां पर आपका डिविडेंड कैसा है, कैसे आपका डेमोग्राफी है, कहां पर आपका कल्चर कैसा है, वो सारी चीजें आपका डेवलप करनी है। तो ये हिस्ट्री कैसे बनी, मतलब स्टार्स कहां से आए, फिर आपका जो है मून कैसे बना, फिर हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, फिर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आपका सन कैसे डेवलप्ड हुआ, अर्थ का कॉम्पोजिशन कैसे बना, ये पूरी हिस्ट्री है आपके पास। ऐसे ही फिर पॉलिटिकल साइंस, वो भी आपका एसोसिएटेड है, इसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, जो आज के समय पर एनवायरमेंट या फिर हम आपका देखते हैं कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट हैं जो सरकार लेकर आ रही है, तो पॉलिटिकली आपका किस तरीके से ज्योग्राफी इंगेज्ड है।
ऐसे ही डेमोग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे वो इधर है। इकोनॉमिक्स कैसे आपका एसोसिएटेड है, या फिर स्टैट्स जो आप डेटा पढ़ते हैं कि भाई आज इतने आपका पर 1000 बच्चों के ऊपर इतने आपका बर्थ हुए, है ना, या फिर आपका पर 1000 लोगों पर आपका कितने ऐसे आपका जो है बेसिकली बच्चे थे जो जीवित रह पाए। तो ये सारे स्टैट्स आपका एसोसिएटेड है इससे। ऐसे ही मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है। जियोलॉजी की तरफ जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्यों मैग्मा बना हुआ है अर्थ के अंदर, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी हैं, फिर क्या चीजें हैं, वो सारी यहां से निकल कर आएंगी। ऐसे ही मेट्रोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी भी कह देंगे कि क्लाइमेट में हमारे पास लेयर्स क्यों हैं, जो आपका हमारे पास सन रेज से हमारे पास लेयर्स आ रही हैं वो कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, या फिर अगर मैं अर्थ के आपका कंपोजिशन तक अगर कोई लेयर्स को देख रहा हूं, या फिर आपका जो है अगर ऊपर लेयर्स में हवाई जहाज क्यों नीचे वाली लेयर में नहीं उड़ पा रहा है, फिर इतनी हाइट क्यों है, ये सारी चीजें आपका क्लाइमेट से एसोसिएटेड है। ठीक है सर, तो ये एक एज एन ज्योग्राफी एज एन डिसिप्लिन के तौर पर हमको समझ में आया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इतनी चीज समझ में आई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब सुनिएगा। ज्योग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलेटेड फील्ड। आप अपने आप को तब तक ज्योग्राफर नहीं कह सकते जब तक आपको मैंने पिछले जितने भी आपका टॉपिक समझाए हैं उनके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप लॉजिकली उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं या उससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में संबंध या नॉलेज है। दूसरी बात, ज्योग्राफी आपका जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, मैंने दोबारा बताता हूं, स्टार्स का बनना, सन का आपका बनना, फिर उसके अलावा आपका नेचुरल सैटेलाइट्स, चंदा मामा कहां से आए, बाकी सारी चीजें कैसे डेवलप्ड हुई, ये सारी चीजें आपका कैसे निकल कर आई हैं वो। उसके अलावा जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो हमारे पास अलग अलग हिस्ट्री है, वो कैसे डेवलप्ड हुई। कई सारी आपका जो बेसिकली डेप्थ है, जैसे डिफेंस है हमारे कंट्रीज का, ये कैसे आपका कनेक्टेड हुआ, लास्ट सेंचुरी में आपका कैसे चीजें कनेक्ट हुई वो, या फिर आपका जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर आज के समय पर हम लड़ रहे हैं, साइबर वॉर्स वगैरह जैसे चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आपका एस्पेक्ट यूज किए जा रहे हैं वो, या फिर हम आपका अपनी कंट्रीज को कैसे देख रहे हैं, सॉइल वहां की आपका कैसे प्रोटेक्ट की जा रही है, वो सारी चीजें एज एन ज्योग्राफी के तौर पर हम समझते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सब दुनिया भर की बातें हमने कर ली, पर अभी जो बात आपका इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंडिया कहां है इसमें, इंडिया कहां से आ गया। तो मित्रों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया के बारे में बताएगा। ध्यान से सुनिएगा ताकि इंडिया के बारे में आपको कुछ पता लग सके। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब ये डिसिप्लिन आपका जो है यहां पर आया, तो भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो ये प्यारा भारत, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये प्यारा भारत हो गया इधर। ठीक है, अब ये प्यारे भारत की तरफ अगर आप चलते हो, तो इस प्यारे भारत में अगर ये हिमालयाज आपका ना होते, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये हिमालयाज ना होते, ठीक है, तो क्या आज जो भारत का क्लाइमेट है क्या वो वैसा ही होता? क्या इन पूरे इलाकों में ठंड देखने को मिल रही होती? और जो साइबेरिया वगैरह से जितनी भी आपकी क्या आती हैं, हवाएं आती हैं, वो सारी हवाएं क्या सीधे आपका यहां पर आती है, जम जाते नीचे वाले इलाके, मामला खराब हो जाता। तो एक तरीके से जो आपका हमारा हिमालयाज है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे प्रोटेक्शन? मान लो अगर मैं सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया कहां पर है, क्या है सर, पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़, देखो कान खड़े हो गए अभी सबके, पाकिस्तान आए कहां, पाकिस्तान क्या, अरे इधर देखो, पाकिस्तान आपका मतलब पाकिस्तान को छोड़ दो, इसको कंसीडर ही नहीं करना है, बम लगा दो यहां पे, मतलब बम नहीं लगाना यार, ऐसी बात नहीं करनी है ना। अब देखो अच्छे लोग हैं, अब देखो इसको छोड़कर जितनी भी कंट्री के लास्ट में तान लिखा हुआ मिलेगा, तान, जैसे एग्जांपल के तौर पर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आपका जो है किर्गिस्तान, फिर उसके अलावा आपका अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज मिलकर कंप्लीट सेंट्रल एशिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये? सेंट्रल एशिया बनाती हैं। तो सेंट्रल एशिया से जो भी आपका हमारी कनेक्टिविटी है वो कहां से हो रही है? वो इसी हिमालय से हो रही है। और अगर इसी हिमालय से हम आपका क्या करेंगे, बहुत सारे लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पर
ग्रीक्स आए। इसके अलावा आपका जो है एक समय पर जैसे आप देखते हैं कि भाई जितने भी आपका सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, जैसे मुगल्स आए, मुगल्स में आपका जो है बाबर का आपका इन्वेजन यहीं से हुआ, या फिर आप मान लो कि जैसे और भी कोई बड़े बड़े लोग है ना, वो सारे आपका इसी रूट से आते हैं, ठीक है, और वो हिंदकुश माउंटेन्स को कवर करते हुए यहीं से इंडिया को इन्वेड करते थे। आ रही है बात समझ में? तो ये एक तरीके से, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, यहां पर हिमालयाज में सड़कें टेढ़ी हैं, उबड़ खाबड़ हैं, और ये पूरा इलाका आपका कैसा है, ये पूरा इलाका आपका जो है बेसिकली ढका हुआ है, तो इसमें घुसना आसान नहीं होता था। और जब इसमें घुसना आसान नहीं होता था तो उससे क्या होगा, ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है। तो जो सेंट्रल एशिया से जितने भी आपका माइग्रेंट आते हैं और जो इन्वेडर्स आते थे, उनकी इन्वेडिंग से और उनके आपका बेसिकली माइग्रेशन को बचाने का काम कौन करता है, ये हिमालयास करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर मैं आपका सी कोस्ट की बात करूं, अब ये सी कोस्ट जैसे एग्जांपल के तौर पर वास्को डी गामा साहब आए, तो वास्को डी गामा साहब आपका यहां कोचीन से आए, और केरला में आपका आकर ईस्ट से या फिर साउथ ईस्ट एशिया से जितने भी लोग आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, वो सारे आपका यहां पर डेवलप्ड हुए। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज से जितने भी आपका लोग आए हैं कॉलोनाइज होकर, वो सारे कैसे यहां तक पहुंचे, उन चीजों को आपका समझने के लिए हमको ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। आई इतनी बात समझ में या नहीं आई, बताओ? क्लियर है? कैसे आपका जो है बेसिकली हिमालयास तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, कैसे आपका जो इन्वेडर्स आए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, तो इन सारी चीजों को देखने के लिए तुमको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, अगर मैं ज्योग्राफिकल फिनोमिना की आपका बात करता हूं तो इनको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, सुनिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये मेरी आपका रिवर आ रही है, ठीक है, ये मेरी रिवर आई। अब ये अगर रिवर आ रही है तो इसको बोलते हैं रिवर की मियांडरिंग। रिवर की मियांडरिंग हो रही है, ये कैसे आएगी, कैसे आएगी, अभी कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। ये रिवर की मियांडरिंग है। अगर इसका ये वाला भाग अलग हो जाता है तो इसी से ऑक्सबो लेक का क्रिएशन हो जाता है। यहां से क्या बनती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। अब ये जब ऑक्सबो लेक आपका बन गई तो ये ऑक्सबो लेक कैसे अलग हुई, ये आपका बेसिकली मियांडरिंग जो है, इससे फिर आपका कैसे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, और इसी लैंडफॉर्म से कैसे ग्लेशियर से आपका लैंडफॉर्म बनते हैं, रिवर से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, रनिंग वाटर से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, वो सारी चीजें आपका कहां पर देखने को मिलती हैं, यहां। ठीक है, तो जब हम आपका क्या देखते हैं, जैसे चेंजेस इन लैंडफॉर्म या फिर जो क्लाइमेट वेजिटेशन है वो कैसे अलग हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपका कैसे डेवलप कर रही हैं, कल्चरल डेवलपमेंट आपका कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो हमारे पास देखने को मिलती हैं वो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के तौर पर काम करती हैं। और इंटीग्रल डिसिप्लिन में आपको क्या समझ में आना चाहिए, 4 डायमेंशन। पहला डायमेंशन, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है, कहां पर हुआ और क्यों हुआ। तो व्हेन, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये 4 आपका डायमेंशन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको ये एक कंसेप्ट आपका पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है सर इतनी बात, क्लैरिटी है? अब अगर मैं इसी को और अच्छे से आपका समझाऊं ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी जैसे आपका अभी आप पढ़ोगे ना फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, तो फिजिकल ज्योग्राफी ही इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपकी पूरी 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर एसोसिएट है। एक बार मैं जल्दी से आपका देख लेता हूं कि तुम आपका क्या कर रहे हो, ताकि तुम आपका मुझे ये बता पाओ कि तुमने अभी तक आपका जो भी किया है या जो भी तुम पढ़ रहे हो, क्या वो अभी तक आपका चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी लिख के बताओ कैसा है आपका सब मामला। बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो। सॉर्टेड है सब, मजा आ रहा है सबको, सबको मजा आ रहा है अभी तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक, बताइए जरा जल्दी से अब एक बार। अभी तक जो भी मैंने आपको कराया है क्या उसमें मजा आ रहा है आपको, फटाफट से बोलो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसी चीज को लेकर आगे बढ़े। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे मैंने आपका बोला कि ये मेरी अर्थ है, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, और अर्थ के साथ मैं आपका क्या कह रहा हूं, अर्थ के साथ जैसे मैंने आपका लैंड को कवर किया। अब सर सुनिएगा, जैसे आपका मेरी ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड के ऊपर कैसे आपका एग्रीकल्चर हो पा रही है, ठीक है,
कैसे आपका क्या क्या कंडीशन होंगी जो एग्रीकल्चर को इंपैक्ट करेंगी, है ना। अगर मैं इस अर्थ के साथ आपका एटमॉस्फेयर कनेक्ट करता हूं या फिर आपका लैंड की कनेक्टिविटी देखता हूं तो कैसे आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होंगे यहां पर, ठीक है। फिर अगर ये एग्रीकल्चर आपका आएगी तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर शुरू से ही पता है, उसमें कई सारे रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कैसे आपका बेसिकली यहां पर माइनिंग होगी, उस माइनिंग के बारे में आपका समझेंगे। फिर यहां पर कौन कौन से मिनरल्स एसोसिएट है उनके चीजों के बारे में भी आपका समझ में आएगा। तो ये जो ऐसे कनेक्टिविटी है, ऐसे ही हमारे पास एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी में वैसे तो आपका 3 मेन फैक्टर आप पढ़ोगे। एक तो अभी जैसे आप पढ़ोगे लैंडफॉर्म के अलावा आपका एक टॉपिक आप पढ़ोगे क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आप क्लाइमेट के बारे में आपका समझोगे। इसके अलावा आप एक पढ़ोगे आपका जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें आप बेसिकली क्या पढ़ोगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझोगे। इसके अलावा आप और आपका देखोगे तो ओशियनोग्राफी, कैसे आप ओशियन के बारे में आपका देखेंगे, वो सारी चीजें। तो मैं यहीं पर आपका फिजिकल ज्योग्राफी को जो कनेक्ट कर रहा हूं वो जियोलॉजी से कर दिया मैंने। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी जो है क्लाइमेट की स्टडी को मेट्रोलॉजी से आपका कनेक्टेड है। ओशियनोग्राफी मतलब आपका हाइड्रोलॉजी, जो ओशियंस वगैरह की हाइड्रोजन से या फिर आपका जितने भी हम हाइड्रा मतलब पानी से रिलेटेड आपका चीजें पढ़ते हैं वो। और जो सॉइल की आपका ज्योग्राफी है वो पेडोलॉजी, क्योंकि सॉइल की स्टडी को ही आपका क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ये कैसे आपका कनेक्शन बना रहे हैं, इनके कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, वो सारी हमको यहां से देखने को मिलेगी। मेरी बात सुन भाई, बहुत ध्यान सुन, ठीक है। तेरे पास अभी ये आपका अगले 2 से 3 महीने हैं, ठीक है। मेरी बात मान, इन 2 से 3 महीने अगर तूने आपका ये सब्जेक्ट दिल से पढ़ लिया ना, दिल से, मैं तुझे बता रहा हूं भाई, लोग ना वैसे ही आपका जो है बेसिकली बात करते हैं कि ये साइंस में आपका ऐसा टफ है, हम उसको उतना टाइम देते हैं, ज्योग्राफी ऐसा हो जाएगा, या फिर आपका एसएसटी बहुत आसान सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको इंसान बनाता है। या सोशल स्टडीज में आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तुमको एज एन ह्यूमन बनने में बहुत ज्यादा आपका मदद करते हैं। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं और साइंस के बाद जब मैंने आपका ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उनसे एक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा इंसान बनने में, अच्छी चीजों को जानने के लिए क्यों आपका ऐसे प्लेसेस हैं, क्यों वहां पर आपका ऐसा है, ये बहुत मदद मिलेगी। सर जमीन पर पैदा होकर तुम अगर चल सको तो चलो, इस दुनिया में कर्म करते हैं सभी, तुम अगर अच्छा इंसान बन सको तो बनो। तो ये जो आपका बेसिकली एक छोटी सी मेरी बात है ना, इसको प्लीज अपने दिमाग में रखना कि भाई ये सब्जेक्ट आपका तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट लग रहा होगा, पर इसको तुम्हारे स्कूल्स में जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे रटाया जाता है, ये रटने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे पास आपका आएगी तो तुम अच्छे से लिख पाओगे, उन चीजों को अच्छे से आपका कर पाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर ये सब्जेक्ट आपका तुम्हें इंसान बनाने में आपका बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है तो तुम उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ चुके हो। और मैं तुमको आज से आपका 1-2 साल बाद बता दूंगा कि लोग जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी चीजें हैं, जो आपका अपना एनवायरमेंट है, उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे रादर देन किसी और चीज से। समझ रहे हो मेरी बात? सब चीजें काम की हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका साइंस की कोई बुराई कर रहा हूं, कॉमर्स की कोई बुराई कर रहा हूं, वो बढ़िया है अपने पॉइंट पे, पर ये एसएसटी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सर आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो ज्योग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन आर्ट्स। अगर भाई उसको आपका ये आर्ट नहीं आए, अगर भाई उसको आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना आए, उसको यही पता नहीं है कि भाई आपका लैटिट्यूड कैसा है, लॉन्गिट्यूड कैसा है, किस जगह पर आपका जो है कितना टाइम चल रहा है, कितने टाइम में आपका डिफरेंस है, उसके बाद आपका मेरा सर्कुलेशन कैसा है, कैलकुलेशन के हिसाब से कितने एंगल का आपका जो है बेसिकली कहां पर शेडो जेन होगा या कहीं पर नहीं होगा। तो ये सारी मैथमेटिकल चीजें भी आपका उसको आनी चाहिए, ठीक है। एंड इट इज मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस। कहां कहां पर आपका कैसे लोकेशंस को कनेक्ट करेंगे वो भी हमको आपका देखना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके अलावा शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। मार्क कर लेना भाई, एमसीक्यू रखा हुआ मिलेगा कि अर्थ का शेप कैसा है, संतरा है, फुटबॉल है, या फिर मौसमी है, मौसमी पी लो, जूस पिला दो मौसमी का, हाँ वो इधर वो भैया नहीं है ये। और ये जॉइड शेप है। कैसा शेप है? जॉइड शेप। तो अर्थ में जितने भी आपका जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर 2 डायमेंशनल। कैसे डायमेंशनल है? 2D, ठीक है। और पूरी अर्थ को आपका रिप्रेजेंट करते हुए ये चलते हैं। आर्ट्स कैसे एसोसिएटेड है? तो सब कुछ तो आपका आर्ट से एसोसिएटेड है। कैसे आपका स्केच बनेंगे,
मैप कहां से आएंगे, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जैसे कैसे आपका जो है बेसिकली मैप कल्चर आएगा, उन चीजों में भी आपका एक ज्योग्राफर को प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। अब जरा ब्रांचेस के बारे में बात करोगे तो कुछ लोगों के आपका जलवे हैं यहां पर। दो बंदे आएंगे, एक आएंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन हम्बोल्ट के नाम पर, इसी हम्बोल्ट के नाम पर आपको, ये हम्बोल्ट चाचा हैं अपने, चाचा विधायक हैं, ये विधायक हैं भैया। कौन है ये विधायक साहब हैं। और ये आपका जो है बेसिकली कौन है, ये आपका भैया मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं ये, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ। तो इनका नाम है कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, ठीक है। ये दो भाई आएंगे, इनके नाम पर आपका ओशन करंट भी देखने को मिलेगा, हम्बोल्ट ओशन करंट, ठीक है, पेरू करंट भी कहते हैं उसको, ठीक है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ज्योग्राफी एज एन जब मैं आपका सब्जेक्ट की बात करता हूं तो उसमें हमको आपका जो है क्या देखनी है, कुछ अप्रोचेस देखनी है। और उस अप्रोच में दो इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं, एक है सिस्टमैटिक अप्रोच और एक है रीजनल अप्रोच। इधर आओ सुनो, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी एंड हाउ मेनी अप्रोच आर दे डिवाइडेड इनटू। तो सबसे पहले जो अप्रोचेस हैं उसमें दो अप्रोचेस हैं, पहली है सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरी है रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या सिस्टमैटिक अप्रोच को आप जब समझते हैं तो सिस्टमैटिक अप्रोच को डिफाइन किया था आपका दो बंदों ने। पहले अलेक्जेंडर साहब, कौन है, बोल बोल वहां से बोल, मेरी बात सुनो, आप बोलो, ध्यान से बोलो, अभी मेरी जान ध्यान से बोलना, लिखना कमेंट सेक्शन में कि भाई सिस्टमैटिक अप्रोच की जब मैं बात करूंगा तो उसको डिफाइन किया है अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट ने, पहले बंदे, एंड अ जर्मन ज्योग्राफर, एक जर्मनी से आपका ज्योग्राफर बिलोंग करते थे जिन्होंने रीजनल आपका ज्योग्राफी को डिफाइन किया है, रीजनल आपका ज्योग्राफी के साथ एसोसिएटेड है, उनका नाम है कार्ल रिटर। दो भाई, दोनों तबाही, ठीक है। अब सुनो, पहले आपका कौन है, पहले हैं अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट और दूसरे हैं आपका जर्मन फिलोसोफर, जर्मन ज्योग्राफर, सॉरी फिलोसोफर कह रहा हूं, इनका नाम है हम्बोल्ट और सॉरी कार्ल रिटर, ठीक है। कार्ल रिटर के नाम पर आपका जो है बेसिकली इनके नाम रखे जाएंगे। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जब आपका डिफाइन की गई तो दो बंदों के नाम दिमाग में आने चाहिए। ऐसे ही जब मैं रीजनल अप्रोच के आपका बारे में बात करता हूं तो रीजनल ज्योग्राफर अप्रोच वाज ऑफ डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफर एंड अ कंटेम्पररी ऑफ हम्बोल्ट, जिनका नाम है कार्ल रिटर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि दोनों ने आपका कैसे कैसे दिया है, तो रीजनल अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, रीजनल अप्रोच कार्ल रिटर के द्वारा दी गई है। और फिर से आपका बोल रहा हूं कि सिस्टमैटिक अप्रोच किसने दी है, हम्बोल्ट साहब ने दी है। तो ये बंदे जो हैं ये सिस्टम को कैरी करते हैं, सिस्टम है भाई का, ठीक है, इन भाई का क्या है, इन भाई का सिस्टम है। और ये भाई आपका जो है बेसिकली कटारा है, ठीक है। कटारा मतलब कौन, एल्विश यादव। एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, ठीक है, हाँ, तो ये कटारा है। ये कटारा क्या है, ये कटारा आपका जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं रीजन को, कि मतलब कहां पर कितने बंदे इकट्ठे करने हैं, कितने बंदों को आपका लेकर आना है, कितने बंदों को आपका सिस्टम चलवाना है, बहुत सारी आपका बातें यहां पर है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम आपका जो है अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट और ये कटारा भाई हैं जो रीजन को आपका डिफाइन करते हैं। रीजनल अप्रोच किसने दी है, कटारा भाई ने। कटारा भाई मतलब कटारा भाई मतलब आपका कार्ल रिटर, ठीक है, रिटर नाम याद रखने का, ठीक है। कटारा भाई, कटारा, कार्ल रिटर, कटारा भाई, इनसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दिस वी स्टडी ज्योग्राफी फिनोमिना इन अ पर्टिकुलर रीजन। रीजन कुड बी, चाहे वो नेचुरल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, डेजिग्नेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब द फिनोमिना इन अ रीजन आर स्टडीड इन अ होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक का मतलब होता है कि जब पढ़ेंगे तो वहां की सब चीजें आपका देखेंगे, मतलब अगर तुमसे मिलेंगे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानेंगे। एंड सर्चिंग फॉर अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे देश का कंसेप्ट भी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के हिसाब से आपका चलेंगे चीजों को लेकर। ऐसे ही ड्यूलिज्म एक अप्रोच है। अब ड्यूलिज्म अप्रोच क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो पूछेगा व्हाट इज ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। सो ड्यूलिज्म इज नथिंग बट इट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी व्हिच गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब से आपका हमने ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया तब से आपका ड्यूलिज्म का कंसेप्ट आया। एंड ड्यूलिज्म इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एस्पेक्ट emphasized in the study. Earlier scholar led emphasized on the physical geography but human beings are integral part of the earth surface. तो भाई पहले जितने भी आपका ज्योग्राफर होते थे वो इंसान को आपका इंसान देखते नहीं थे कि भाई आपका जो है बेसिकली इंसान ही कुछ है नहीं, अपन जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में, वहां के एनवायरमेंट के बारे में, इन सारी बातों में। बट धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया कि अगर अर्थ है
तो इस अर्थ से आप ह्यूमन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपका जो बेसिकली इन दोनों का कंसेप्ट निकल कर आया, दैट इज अ ड्यूलिज्म कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक हमने एम्फेसाइज किया किस चीज के ऊपर, हमने एम्फेसाइज किया आपका जो है बेसिकली ज्योग्राफी के बेसिस पर, एनवायरमेंट के बेसिस पर, अर्थ के बेसिस पर, उसके साथ साथ ह्यूमन भी आपका निकल कर आया। ठीक है सर। इसके अलावा दे आर द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द नेचर। ठीक है, मतलब एक तरीके से जैसे तुम्हारा पार्सल आ रहा है आपका जहां से, किससे आया, आजकल तो वो बिग बिलियन डेज तो चला गया। ठीक है, तो वो पार्सल आया, तो भैया ये पार्सल है तुम्हारा मेन। ठीक है, जोमेटो तो मत मंगाओ, Amazon मंगा लो, फ्लिपकार्ट मंगा लो, मिंत्रा मंगा लो, तो वो सब आपके तुम्हारे एक तरीके से आपका तुम्हें भी पार्सल के तौर पर नाम दिया गया है। एंड दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू द कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो हमारा कल्चर है सोसाइटी के अंदर, जो हमारे अर्थ के अंदर कल्चरली आपका चीजें एक्टिव है, उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन आपका यहां पर है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ या ना? तो बेस्ड ऑन द बेसिकली सिस्टमैटिक अप्रोच, जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की सिस्टमैटिक अप्रोच के, सिस्टमैटिक अप्रोच किसने दी थी, वापस आओ, सिस्टमैटिक अप्रोच दी है भाई साहब विधायक साहब ने। सिस्टम है, सिस्टम किसने दिया, अलेक्जेंडर साहब ने। ठीक है, तो अलेक्जेंडर साहब ने आपका जो दिया, तो उनके हिसाब से 3 आपका चीजें निकल कर आई, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायोग्राफी। क्या ये तीनों समझ में आ गई है? कई बार बता दिया मैंने कि फिजिकल ज्योग्राफी मतलब आपका जो है बेसिकली जितना भी तुम्हारी किताब के अंदर है वो, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम 12th क्लास में आपका देखेंगे, और बायोग्राफी मतलब एनवायरमेंट वगैरह से आपका एसोसिएट हो चुका है। इसके अलावा अब जैसे आपका ये पूरा एक चैप्टर दे रखा है, तो इसमें भी तुम अगर देखोगे तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को ही आपका डिफाइन किया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को देखो, सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट का अध्ययन करेंगे, हाइड्रोलॉजी मतलब आपका ओशियन से रिलेटेड बात करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या देखने को मिलेगा, फिर सॉइल ज्योग्राफी मतलब पेडोलॉजी वगैरह के आपका बारे में बात की गई है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो प्रिंसिपल फिलॉसफी, इसमें 2 तरीके से हैं, एक तो ज्योग्राफिकल जितने भी थॉट्स होते हैं जो स्कॉलर्स आए हैं वो, और उसके अलावा ह्यूमन इकोलॉजी जिसमें आपका लैंड और ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसे है, वो बातें आपका हम यहां पर देखेंगे। फिर कार्टोग्राफी मतलब मैपिंग्स वगैरह के बारे में, फील्ड सर्वे, ये सब आपका मेथड एंड टेक्निक में आता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ जब आप जाते हैं तो उसमें आप ह्यूमन का कल्चर कैसे है वो समझेंगे, पॉपुलेशन आपका कैसे सेटलमेंट हुई वो समझेंगे। फिर उसके अलावा सर आपको ये भी समझना है कि हिस्ट्री कैसी है, रूरल अर्बन और बहुत सारी चीजों में। फिर रूरल अर्बन के बाद आप एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, टूरिज्म, फिर उसके अलावा इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा एक जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछ सकता है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर आपको ये पूरा डायग्राम आपका बनाकर आना है। मैं दोबारा से बताता हूं, जैसे अगर उसने पूछा फिजिकल ज्योग्राफी, तो तुम्हारे पास आपका बेसिकली ऐसे ब्रांचेस होनी चाहिए, कौन कौन सी, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी के अलावा आपका फिर कौन सी लिखोगे, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी के अलावा फिर कौन सी लिखोगे, फिर लिख दो हाइड्रोलॉजी या ओशियनोग्राफी भी लिख सकते हो। फिर उसके अलावा फिर कौन सी लिखोगे, फिर अगर तुम चाहो तो जियोमॉर्फोलॉजी भी लिख सकते हो। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये तो हो गई फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिस पर। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर तुम चलोगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे डिफाइन करोगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका सबसे पहले सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, तो सोशली कैसे एस्पेक्टेड है, कल्चरली कैसे एस्पेक्टेड है। ठीक है, फिर उसके अलावा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ये भी आपका एक समझ में आना चाहिए आपको। इसके अलावा फिर जब आप यहां पे चले जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपका कनेक्टेड हो सकती है यहां से। ठीक है, तो ये ह्यूमन वाली आपका कंडीशन है। अब ऐसे ही सोशल कल्चर के और एस्पेक्ट बना लो, सोशल कल्चर में आपका अगर कुछ तोड़ना चाहते हो वो तोड़ लो। अच्छा, इसमें एक और हिस्टोरिकल भी आप जोड़ सकते हो, हिस्टोरिकल भी आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा। सोशल कल्चर में अगर कुछ जुड़े तो जुड़े, नहीं जुड़ रहा तो कोई बात नहीं। पॉपुलेशन के बेसिस पर आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक रूरल में कर दो और एक अर्बन में कर दो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है इकोनॉमिक की तरफ जाओगे तो इकोनॉमिक में आपका जो है सर्विसेज, कैसे हम आपका रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये एक डायग्राम का फ्लो है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल है तो फिजिकल के अंदर क्या क्या आएगा, ह्यूमन के अंदर कैसे 4 पार्ट डिवाइडेड है, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन, सोशल कल्चर। फिर उसके अलावा पॉपुलेशन में कैसे रूरल अर्बन आपका डिवाइडेड है, इकोनॉमिक्स में आपका कैसे सर्विसेज डिवाइडेड है। ये एक डायग्राम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस डायग्राम को अगर आप बनाकर आते हैं और पेपर में आपका वो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रांचेस बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच, तो ईमानदारी से आपको यहां पर पूरे नंबर मिलने के आसार रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिएगा, जरूर समझिएगा उस चीज को। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है तो जियोमॉर्फोलॉजी इज बेसिकली एसोसिएटेड टू लैंडफॉर्म्स। ये लैंडफॉर्म्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ जब हम चलेंगे। कहां पर लैंडफॉर्म में क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे मियांडरिंग क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होती हैं, ग्लेशियर से कौन कौन से आपका लैंडफॉर्म बनते हैं, रनिंग वाटर से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कैसे वो इवॉल्व हुए हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी आपका पिघलेगा, पानी बनेगा, पानी बनने के बाद वो कैसे आपका डेवलपमेंट होगा, वो क्लाइमेटोलॉजी में कैसे आपका क्लाइमेट डेवलप्ड हुआ है समय के साथ, एटमॉस्फेयर कैसे आपका आया है, वेदर फिनोमिना कैसे वहां का रहा है, वेदर आपका पहले क्या था, पहले बहुत ठंडा हुआ करता था जब ह्यूमन की पॉपुलेशन ठंड थी, एक आइस एज थी, अब जो चल रही है वो वार्म एज है। तो ऐसे ही आइस एज कैसे आई, वार्म एज कैसे आई, धीरे धीरे क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लाइमेट से पता लगेंगी। हाइड्रोलॉजी बेसिकली आपका हाइड्रोलॉजी मतलब ओशियनोग्राफी के बारे में बात, ओशियन से संबंधित आपका बात करेगी। और सॉइल में मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल का कैसा है, सॉइल के अंदर की आपका चीजें कैसी हैं, वो सारी चीजें आपका यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है सर। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के बेसिस पर मैंने आपको डिफाइन किया सबसे पहले सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट, कि कैसे सोसाइटी हमारे साथ आपका एसोसिएटेड है, समाज में आपका कैसे कैसे ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है, लोग अच्छे रहेंगे तो लोगों के साथ क्या होगा, लोगों के साथ आपका ज्योग्राफी इवॉल्व हो पाएगी, कल्चर आपका कैसे निकल कर आएगा और उसी सोसाइटी को आपका हम कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें। पॉपुलेशन और जो सेटलमेंट है वो कैसे आपका डेवलप्ड होगी, रूरल पॉपुलेशन पे कैसे इंपैक्ट है, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा आपका क्यों डेवलप नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन आपका ज्यादा डेवलप्ड क्यों है, तो रूरल और अर्बन के बेसिस पर। और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रूरल में आपका कम क्यों है, शहरों में ज्यादा क्यों है, लोग शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्यों वहां पर काम ज्यादा है, ये सारी चीजें, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मोस्टली आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से, टूरिज्म कैसा है, ट्रेड कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जिससे पैसा आ रहा है, सर्विसेज आपका मिल रही हैं, डिमांड कितनी है, उससे सर्विसेज कैसे पूरी हो रही है, ये सारी चीजें आपका कौन डिफाइन करके दे रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मतलब आपका जो है बेसिकली कैसे आपका हिस्ट्री डेवलप्ड हुई, क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सारी चीजें आपका यहां पर डिफाइन हो रही हैं, ठीक है सर। ऐसे ही एक बायोग्राफी है, बायोजियोग्राफी भी कहते हैं आप, बायोग्राफी तो आपका किसी की बायोग्राफी हो जाएगी, बायोजियोग्राफी, ठीक है। अभी तक जितना भी हम समझ रहे हैं, क्या इतनी बातें आपका तुमको समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, चलो उम्मीद करता हूं कि अभी तक बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, तो बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी मतलब आपका जो बेसिकली रिलेशन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जब मैं दोनों को आपका इंटरकनेक्ट कर दूंगा तो उससे एक नया आपका फीचर आएगा निकलकर जिसको कहेंगे बायोजियोग्राफी। इसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में आपको जो है बेसिकली कंसिडरेशन मिलेगी, फिर इकोलॉजी कैसी है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, ये सारी बातें आपका डिफाइन होंगी हमको यहां पर। और यहीं से एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी आपका डिफाइन होती चली जाएगी। अब ये एनवायरमेंट आ गया यहां से निकलकर, तो कैसे आपका लैंड डिग्रेड करेगी, कैसे एनवायरमेंट आपका प्रोटेक्टेड होगा, इकोलॉजिकल साइंटिफिकेशन कैसे आएंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो बायोजियोग्राफी में आपका पढ़ता है इंसान। जैसे प्लांट ज्योग्राफी स्टडीज पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जू ज्योग्राफी डिफाइन द ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। इसके अलावा इकोलॉजी, जैसे आप कहते ना, जैसे आपने पढ़ा था जूलॉजी, जूलॉजी मतलब आपका एनिमल से रिलेटेड आपका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका बॉटनी वगैरह जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना। फिर प्लांट ज्योग्राफी, तो ये इकोलॉजिकल बेसिकली आपका जितने भी हैबिटेट्स हैं, कहां पर कैसे आपका स्पीशीज हैं, कौन सी स्पीशीज जल्दी खत्म होती जा रही हैं, किन स्पीशीज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वो सारी चीजें। और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी मतलब पूरे एनवायरमेंट के साथ पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। जैसे अभी आपका राहुल गांधी जी कल कह रहे थे कि मोदी जी सही कह रहे हैं कि भाई साहब पॉल्यूशन है, खतरा है, तो वो सही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें, क्यों पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसके क्या रिजल्ट होंगे, ये सारी चीजें। और फिर इसी में आपका सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब सिस्टमैटिक अप्रोच को आप जब देखेंगे तो सिस्टमैटिक अप्रोच को आप बेसिकली आपका 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो डिफाइन करेंगे वो बात करेंगे रीजनल एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, या रीजनल स्टडीज। दूसरा बात करेंगे रीजनल डेवलपमेंट, किसके बारे में बात करेंगे, रीजनल डेवलपमेंट। फिर बात करेंगे रीजनल एनालिसिस। कैसे याद रखोगे इसको, देखो सबसे पहले स्टडी करो,
पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद उसके बारे में आपका कैसे डेवलपमेंट हो सकती है वो डिफाइन कर लो। डेवलपमेंट के साथ साथ एनालिसिस करो, एनालिसिस टाइम टू टाइम करते रहो कि भाई एनालिसिस बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगी। और जब तुम्हें यह पता लग गया कि डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी, तुमने एनालिसिस कर लिया, तो अब उसकी प्लानिंग कर लो। अब उसकी क्या कर लो, प्लानिंग कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो कैसे करना है तुमको, सबसे पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी वो देखो, फिर उसके बाद आपका क्या करो, उसके बारे में आपका जितना भी एनालिसिस है कि कैसे आपका कर सकते हो आप, वो देख लो, फिर उसके बाद प्लानिंग कर लो, और प्लानिंग करने के बाद उसको निकाल दो। तो ये 4 चीजें, स्टडीज, फिर उसके बाद आपका डेवलपमेंट, फिर उसके बाद एनालिसिस, और फिर उसके बाद प्लानिंग। तो SDAP, ठीक है, SDAP, ठीक है। अब रीजनल के बारे में बात करें तो फिर से 3 बांटों में तोड़ रखा है, मैक्रो रीजनल, मीजो और माइक्रो। 3 पार्ट में तोड़ा है, मैक्रो, मीजो और माइक्रो, ठीक है। और अगर हम आपका बात करते हैं रीजनल प्लानिंग के बारे में, तो रीजनल प्लानिंग 2 तरीके से हो सकती है। पूरी कंट्री में जितने भी आपका रूरल इलाके हैं उनको कंसीडर कर लिया जाए, और पूरी कंट्री में जितने भी टाउन्स हैं या अर्बन सिटीज हैं उनको कंसीडर कर लिया जाए। तो रीजनल प्लानिंग को आपका तोड़ दो 2 पार्ट में, कंट्री के अंदर गांव कितने हैं और कंट्री के अंदर शहर कितने हैं। और जब मैं आपका बात कर रहा हूं रीजनल स्टडी, एरिया स्टडीज के बारे में, तो उसको 3 पार्ट में तोड़ दो, मैक्रो, मीसो और माइक्रो। मेरे हिसाब से ये वाली आपका कहानी समझ में आ गई होगी। कहो तो एक बार और आपका समझा देता हूं। सबसे पहले सिस्टमैटिक आपका पढ़ लो, सिस्टमैटिक आपका चीजों को देख लो, फिर उसके बाद आपका डेवलपमेंट कैसे होनी है वो देख लो, डेवलपमेंट के बाद आपका एनालिसिस कर लो, और एनालिसिस के बाद आपकी प्लानिंग कर लो, ठीक है, प्लानिंग कर लो। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले आपका जो है 3 पार्ट में तोड़ लो इसको, मैक्रो, मीसो और माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। और अगर आपका जो है बेसिकली इसकी तरफ जाओगे प्लानिंग की तरफ, तो 2 पार्ट में आपका इसको तोड़ लो। पूरे आपका इलाके में रूरल इलाके कितने हैं और पूरी कंट्री में, कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर, और उसके अलावा टाउन कितने हैं, और टाउन के अलावा आपका जो है बेसिकली सिटीज कितनी है। ये अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारा काम आपका सॉर्टेड है, चिल माहौल है, कुछ तुमको करने की आपका जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आई इतनी बात समझ में, क्लियर है? अब अगर मैं ऐसे ही ब्रांचेस ऑन द रीजनल अप्रोच पूछूं, तो रीजनल अप्रोच के बेसिस पर आपका कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो रीजनल बेसिस के ऊपर सबसे पहले अगर मैं रीजनल स्टडीज की बात कर रहा हूं तो मैंने उसमें 3 चीजें बताई, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो। रीजनल प्लानिंग की बात कर रहा हूं तो उसमें रूरल और अर्बन एरिया के बारे में बात कर दी, और फिर रीजनल डेवलपमेंट हो गया। तीनों बात क्लियर है? अगर रीजनल एनालिसिस करूंगा तो उसमें 2 एस्पेक्ट आ सकते हैं, एक फिलॉसफी और एक उसके अलावा क्या क्या वहां पर आपका मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनको कैसे देखेंगे। अगर मैं फिलॉसफी के बारे में बात करता हूं तो फिलॉसफी में एक तो ज्योग्राफिकल थॉट्स हो सकते हैं कि कैसे आपका बेसिकली जो लोग हैं वहां पर किस तरीके के थॉट्स डेवलप कर रहे हैं, और कैसे इंसान का और जमीन का इंटरेक्शन है वहां पर, ह्यूमन इकोलॉजी कैसी है, ठीक है। अगर मैं आपका टेक्निक्स की तरफ जाता हूं तो टेक्निक्स में तो आपको मैप बनाने पड़ेंगे, कार्टोग्राफी समझनी पड़ेगी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी कैसी है, क्वांटिटेटिव कैसी है, सर्वे करना पड़ेगा फील्ड पर जाकर, जिसको हम फील्ड सर्वे के नाम से भी जानते हैं, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से भी आपका जानना पड़ेगा, जहां पर आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा, GIS, GPS, ये सारी चीजें आपका जाननी पड़ेंगी। ऑल्दो इनका बहुत ज्यादा काम है नहीं, GPS वगैरह का, GIS का, है ना, बट समझना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, है ना। इसके अलावा अगर मैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की तरफ जा रहा हूं तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जो बेसिकली आपका डिफाइन की है, उसमें सबसे पहले आपका लिथोस्फेयर, लिथ मतलब आपका बेसिकली लैंड या फिर आपका जमीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर मतलब आपका क्लाइमेट के बारे में आपका हम बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आपका लैंडफॉर्म, ड्रेनेज सिस्टम, रिलीफ, फिजियोग्राफी, ये सारी चीजें। इसके अलावा वेदर और टेम्परेचर के ऊपर जब बात करते हैं तो ये सारी एटमॉस्फेयर से एसोसिएटेड आएंगी। लिथोस्फेयर में ये सारी चीजें पढ़ लोगे तुम। एटमॉस्फेयर में तुम कैसा आपका प्रेशर है, विंड सिस्टम कैसा है वहां का, प्रेसिपिटेशन कैसे है वहां की। हाइड्रोस्फेयर में जितने भी ओशियंस हैं, सी है, लेक है, उनके बारे में आप पढ़ाई करोगे। और फिर बायोस्फीयर जिसमें आप इंटरेक्शन पढ़ते हैं दोनों का, लैंड का और ह्यूमन का, या फिर आप एनवायरमेंट से आपका रिलेटेड बातें करते हैं, वो स्टडीज आपका यहां से आएंगी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सर,
इंपॉर्टेंट का मतलब है कि यहां से आपका क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच, या फिर सर क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच, तो इनके बारे में भी आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब फिर से रीजनल अप्रोच कि व्हाई देयर स्टडी इज इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, कैसा क्या आपका जो चमत्कार हो गया कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमको आपका ये समझ में आना चाहिए ईच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। भाई इंसान के लिए तो सब चीज जरूरी है ना, मतलब घूमना भी जरूरी है, दोस्ती भी इंपॉर्टेंट है, मम्मी भी इंपॉर्टेंट है, पापा भी इंपॉर्टेंट है, महिला मित्र भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपका जो है बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट है, सर ये जो सारी बातें आपने बोली उसमें से मैंने सिर्फ जो सुना वो सुना महिला मित्र, तो सर बाकी सारी बातें तो आपका कहाँ चली गई, तेल लेने, मतलब वो तो सर है मतलब है ना, पर वो काम की बात थी। तो ऐसे ही जब आप यहाँ से पढ़ते हैं ना लिथोस्फीयर से, तो इसमें लैंडफॉर्म आपका एसोसिएटेड रहेगा। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर, अगर भाई एग्रीकल्चर ही नहीं होगी तो खाओगे क्या, क्या आपका करोगे, वो फिर वही वाली बात होगी, जूस पिला दो मौसमी का, हाँ वो नहीं पिलाना है आपको, एग्रीकल्चर लिखनी है इधर, ठीक है। हाँ, तो इधर ऐसे ही आपका बातें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अब ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, अगर क्लाइमेट आपको पता नहीं होगा तो आपको क्या पहनना है, कैसे, पत्ते पहन के थोड़ी घूमोगे कि पहले की तरह भाई साहब लाओ आज पत्ता पहन के चलेगा तेरा भाई, है ना, तो पत्ते पहन के नहीं घूमना है। मतलब तुमको क्या करना है, तुमको आपका ये देखना है कि भाई कैसा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से अपने आप को कैसे एडहेयर करना है। ठंड आ रही है तो ठंडे कपड़े पहनूंगा, गर्मी आ रही है तो गर्म कपड़े पहनूंगा, वो सारी चीजें। फिर उसी हिसाब से खाना भी, जैसे अब राजस्थान है तो राजस्थान में आपका जो बेसिकली गर्म खाना उगता है, ठीक है, गर्म खाना उगता मतलब बनाते हैं वहां पर, आपका एग्रीकल्चर वैसी है। तो जैसे जैसे ठंड आती जाएगी तो हम बाजरे की रोटी खाएंगे, मक्के की रोटी खाएंगे, गर्म दालें खाएंगे, जिससे हमारी आपका बॉडी गर्माहट को आपका जो है प्रोटेक्ट रखे। क्या बात समझ में आ रही है। इसके अलावा फिर वेजिटेशन कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न वहां पर कैसे हैं, वहां की आपका टेक्नोलॉजी को एस्पेक्ट को आपका देखेंगे, जिन्होंने क्लाइमेट को आपका चेंज किया। जैसे रूम के अंदर आपका हीटर लगा देंगे, रूम के अंदर आपका जो है हीटर लगाकर आपका चीजें चेक करेंगे, ये सारी चीजें। ट्रेडिशनल, अब जैसे कूलर है, एसी है, तो हम सब आपका कूलर एसी को आपका जो है चेक करेंगे, है ना। टेम्परेचर आपका वहां पर कैसा है, अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो बारिश होगी, गर्म हवाएं हैं तो आपका बारिश हो सकती है, ठंडी हवाएं हैं तो बारिश नहीं होगी, वो सारी चीजें आपका हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। और उसके अलावा फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर कैसे है, वो कैसे समझ में आता है, वो तब समझ में आएगा कि जैसे हम आपका फिश, जो आपका जैसे जितने भी इलाके हैं जो हमारे समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके लिए वाई फिशिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका तो धंधा है वो, समझ रहे हो मेरी बात, और फिर वो काम भी वैसे ही करते हैं। उनके लिए ओशियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके तो जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो वहीं से निकल कर आएंगे ना। ऐसे ही बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एनवायरमेंट से हमको क्या क्या मिल रहा है, मिनरल्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे मोदी जी आजकल आपका बहुत ज्यादा एफिशिएंसी डालते हैं कि हमको आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जलानी है। जैसे अभी आजकल बहुत सारे सोलर प्लेट्स लग रहे हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहे हैं हम, टाइडल एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं हम, या फिर हम आपका इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं डीजल वगैरह से, तो ये सारी चीजें आपका रिन्यूएबिलिटी को सपोर्ट करती हैं। ऐसे ये सारी चीजें आपका जो है सॉइल की भी बात करें तो यहां पर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आपका अपने आप को एडहेयर करेंगे, जिससे वो वहां पर क्या हो सके, जिससे वो वहां पर आपका कनेक्ट कर सके। और लास्ट में जो कंक्लूजन आपका निकल कर आया कि स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज अ इमर्जिंग डिसिप्लिन, जिससे हमको आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि तभी समझ में आएगा कि कैसे हमको आपका मैनेज करनी है चीजें, कहां पर क्या चीज आपका निकालनी है। उसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको यह समझ में आए कि फिजिकल नेचर और ह्यूमन बींग्स, इनके साथ कैसे संबंध है, इनको कैसे आपका समझाना है, और उसी के साथ साथ क्या क्या रिसोर्सेज हमको आपका एनवायरनमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं, उसे ह्यूमन बीइंग कैसे यूटिलाइज करे, उसका सस्टेनेबल इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उन चीजों को आपका इस्तेमाल करें। अगर ये सारी चीजें आपका कनेक्ट हो जाती हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास लास्ट में दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके काम पे आने वाली हैं। वो पूछ सकता है स्पेसिफिकली कि रिचर्ड हैरिसन ने आपका डेफिनेशन क्या दी है ज्योग्राफी की। तो उनका कहना था कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, पहली डेफिनेशन। और अगर वो तुमसे पूछे कि हैटनर ने क्या डेफिनेशन दी है, तो
he said that geography is the study of differences of phenomena usually related in different part of earth surface. मतलब जितने भी अर्थ के आपका पार्ट्स हैं, जैसे अभी मैं पढ़ाकर आया आपका हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पेडोलॉजी, ये सब कैसे आपका स्टडी करने हैं, उन सब की स्टडी को आपका जो है भाई साहब ने कहा कि अलग अलग पार्ट को, डिफरेंट पार्ट को स्टडी करना, अर्थ सरफेस को स्टडी करना, ये सारी बातें हेटनर भाई साहब ने आपका बताई। ये हेटनर भाई साहब है, ये इधर आपका भाई साहब है रिचर्ड साहब। इन दोनों की डेफिनेशन पेपर में आपका पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड या अकॉर्डिंग टू हेटनर ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। अगर ये दोनों आप बता पाते हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो है बेसिकली काम आपका आसान होने वाला है पेपर के अंदर। क्लियर है इतनी बात? फिर आते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी। मैंने बता दिया तुमको कि ज्योग्राफी बेसिकली आपका डिसिप्लिन है, कैसे आपका इमर्ज हो रहा है, ठीक है। और यही अगर आप सारी चीजें आपका कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका ये पूरा एक चैप्टर यहां पर आकर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर आपका समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए हैं वो आपके नोट्स में होने चाहिए छोटे छोटे। उसके साथ आपके पास एक प्रॉपर आपका स्टडी टेबल और आपके पास शेयर होनी चाहिए जिस पर आप बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें। और भाई अगर थोड़ी सी एज लेनी है ना आपका बच्चों से, तो अब वो समय आ गया है जहां पर पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाकर जाइएगा। कोई चीज अभी जो आपको मिस लगेगी वो ये लगेगी कि सर आपने क्वेश्चन नहीं कराया, उसके लिए अलग से आपका हम चीजों को कवर करेंगे। यहां पर जो मेन पर्सपेक्टिव था वो आपको समझाना था कि क्या क्या हम आपका पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमने आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बिलीव मी जेंटलमैन, you are going to attain, you are going to achieve your dream this year. जय हिंद।